नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, चुनाव आयोग ने चुनाव सुधारों की प्रक्रिया में एक नया सुधार करने जा रहा है और वह है रिमोट वोटिंग सिस्टम। मतलब कि आप रिमोट से भी अपना वोट दे सकेंगे। ऐसे लोग जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर दूसरे राज्यों में व्यापार के उद्देश्य से या किसी भी उद्देश्य से रह रहे हैं। खास करके प्रवासी लोगों के लिए इस सुविधा को लॉन्च करने के लिए चुनाव आयोग ने मन बनाया है। और रिमोट वोटिंग सिस्टम कितना कामयाब होगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है और 16 जनवरी को तमाम विपक्षी दलों को बुलाया गया है। उनके सामने प्रोटोटाइप किया जाएगा और लाइव डेमो के लिए उन्हें बुलाया गया है। मतलब कि जन सहमति, विपक्षी दलों की सहमति के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। सभी पार्टियां 16 जनवरी को इस पर विचार करेंगी दिल्ली में। अभी तक होता यह था कि प्रवासी मजदूर या तो अपने वोट देने के लिए अपने गृह राज्य में जाया करते थे और जो नहीं जा पाते थे उनका वोट नहीं पड़ पाता था। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश की है। 67.4% 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान हुआ था। लगभग 32% मतदान नहीं हुआ था। तो 32% मतदान न होने की वजह, जो बड़ी वजह है, वो इसी को माना गया है कि प्रवासी लोग वोट नहीं दे पाते हैं और वोट देने के लिए वे अपने राज्य, कुछ लोग तो जाते हैं लेकिन अधिकांशतः लोग नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में रिमोट वोटिंग के माध्यम से जिस राज्य में जहां पर भी कोई व्यक्ति है वहां से अपने गृह राज्य में वोट दे सकता है और ईवीएम के लिए रिमोट पर वोट देने की सुविधा दी जाएगी। आज की दूसरी खबर है कांग्रेस मुक्त भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले से कहते आए हैं। 2013-14 से ही कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों को संबोधित करते रहे हैं और उनकी पार्टी और उनका सोशल मीडिया ग्रुप, उनका आईटी सेल भी इस मामले में कांग्रेस मुक्त करने के लिए बढ़ चढ़ करके बातें करता रहा। आज शरद पवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, शरद पवार ने पुणे में कहा कि बिना कांग्रेस को लिए हुए साथ में विपक्ष का कोई मोर्चा भी नहीं तैयार हो सकता है और बिना कांग्रेस से विपक्षी एकता अगर बनती है तो वो बेकार है। ऐसी एकता से कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई चुनावी फायदा नहीं मिलेगा। उनका कहने का तात्पर्य था कि राहुल गांधी को आगे करके चुनाव लड़ा जाए और सारी विपक्षी पार्टियां उनका साथ दें। अब देखा यह जा रहा है इस बात को लेकर के शरद पवार ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हो सका है, लेकिन 2024 में अगर विपक्ष और कांग्रेस दोनों एक हो जाएंगे तो बीजेपी मुक्त भारत जरूर हो जाएगा। और जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें से गुजरात को छोड़ करके बाकी जगह इनकी हार हो रही है। यहां तक कि उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है। ऐसे में अगर शरद पवार ने यह बात कही है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भारतीय जनता पार्टी का वो सपना ही रह जाएगा, वो कभी साकार होने वाला नहीं है, बल्कि बीजेपी मुक्त भारत होने के लिए आगे बढ़ रहा है। और बीजेपी मुक्त भारत करने के लिए कांग्रेस को, तमाम पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर के चलना चाहिए। राहुल गांधी की पदयात्रा अभी स्थगित है और यह 3 जनवरी को फिर से शुरू होगी। गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी यात्रा। इस बीच उन्होंने विपक्षी पार्टियों, खास करके उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को आमंत्रित किया है शामिल होने के लिए पदयात्रा में, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इनकार कर दिया और बसपा प्रमुख मायावती ने भी इनकार कर दिया। आपको पता ही है
कि साउथ में जितने भी राज्य रहे हैं वहां के प्रमुख विपक्षी दल इस पदयात्रा में शामिल होते रहे हैं। और अगर दिल्ली से फिर अपना दूसरे चरण की शुरुआत कर रही है पदयात्रा और उत्तर प्रदेश पहले आता है, अगर उत्तर प्रदेश को के नेताओं को, बड़े नेताओं को राहुल गांधी ने आमंत्रित किया है तो उन्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए अगर बीजेपी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो, अगर मोदी को फिर से सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं तो। लेकिन मायावती का तो सबको पता है स्टैंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में जानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, इसलिए अगर उन्होंने मना किया पदयात्रा में शामिल होने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बीजेपी के इशारे पर उन्होंने ऐसा किया है। और मायावती अगर अभी भी अपनी पार्टी को एकजुट करें और फिर से दलित आंदोलन को तेज करें, अंबेडकरवादी बन जाए, जो कि ब्राह्मणवादी बन चुकी थी और अभी भी लगता है कि वो ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद के झूले में ही झूल रही हैं, तो इस तरह से। लेकिन अखिलेश यादव का इनकार करना ये समझ के बाहर है। क्या मायावती वाला फार्मूला अखिलेश यादव के ऊपर भी लगाया गया है? क्या उन्हें भी ईडी, आईटी, सीबीआई, आईबी का डर दिखाया गया है इसलिए उन्होंने इनकार किया? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें आती हैं यहां से। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से 70 सीटें जीतती है तो उन 70 सीटों में सेंधमारी के डर से कि विपक्ष न इस पे 2024 में काबिज हो जाए, अगर वह अखिलेश यादव को भी लाल आंखें और 56 इंच का सीना दिखाना चाहते हैं, डरवाना चाहते हैं और अखिलेश यादव डर जाते हैं, तो इससे जो है प्रदेशवासियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यही दो पार्टियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करती हैं। और इन दोनों पार्टियों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के इशारे पर इन दोनों पार्टियों को मुट्ठी में बंद कर लें और इन्हें कांग्रेस से मिलने, कांग्रेस से समझौता करने, कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होने से मना कर दें और ये मान जाएं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा प्रदेश के लिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में सबसे पहली बार कहा था और यह भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय किसान संकट में फंसे हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया 1 साल से ज्यादा तक और उनकी मांगे भी पूरी तौर पर नहीं मांगी गई हैं। किसानों से वादा किया गया कि उनकी आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन किसानों की जर जमीन, खेती सब कारपोरेट के हवाले करने के लिए जिस तरह से 3 काले कानून लॉकडाउन पीरियड में लाए गए थे, उससे किसान आहत हुए हैं और उन्होंने बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया। हालांकि 3 काले कानून तो वापस हो गए, लेकिन किसानों का दर्द अभी दूर नहीं हुआ है। न तो एमएसपी की गारंटी दी गई है, न इस पर कोई कानून बनाने की कवायद की जा रही है, इस पर कमेटी तक नहीं गठित की गई है और जो कमेटी गठित करने की बात हुई थी उसमें सब सरकारी चमचे और किसानों के विरोधी ही शामिल किए गए हैं, किसान उसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो किसानों की मांग है कि किसानों की आय दोगुनी करने के मामले में सरकार श्वेत पत्र जारी करे। 2016 में जो वादा किया गया था वो वादा कहां तक पूरा हुआ और 2022 1-2 दिन में बीतने वाला है और अभी तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। इसके लिए किसान आंदोलन के नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और दूसरे संगठन भी किसानों के श्वेत पत्र लाने की मांग कर रहे हैं कि श्वेत पत्र ला करके बताया जाए कि कितने लोगों को की आय दोगुनी की गई है, कितने किसानों की आय दोगुनी की गई है। सुखपाल सिंह खेरा जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने आज सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से किसानों को नजरअंदाज करती थी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी नजरअंदाज कर रही है किसानों की समस्याओं पर, किसानों की आय पर और किसानों से संबंधित सभी समस्याओं पर।
तो पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ से ज्यादा माफ कर दिया गया, खेरा ने कहा। और किसानों की आमदनी दोगुनी होने के बजाय और घट गई है कई राज्यों में। आंदोलन किया किसानों ने, तब जाकर के 3 काले कानून वापस हुए, लेकिन उसके बावजूद किसान जो बंदी बनाए गए थे वे भी रिहा नहीं हुए हैं। और जिन किसानों की मौत हुई थी, लगभग 750 किसान थे, उन्हें, उनके घर वालों को, उनके परिजनों को मुआवजा भी नहीं मिला, सहायता राशि भी नहीं मिली। इसलिए किसान आंदोलन फिर से खड़ा होने जा रहा है 2023 में, और इस बार फिर मोदी को झुकाने के लिए संकल्पबद्ध है। अखिलेश यादव ने कहा कि ओबीसी आरक्षण खत्म करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता आज से नहीं, बहुत पहले से रही है। हकमारी करना इनका उद्देश्य रहा है और अपनी हकमारी में ये सफल भी हो गए। हाई कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को खत्म किया गया है निकाय चुनाव में, इससे ओबीसी बहुत ही दुखी है और भारतीय जनता पार्टी से खफा है। अब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि किस तरह से उसे आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण मुक्त करने से उसे कितना नुकसान हो सकता है। पिछड़ों का अधिकार छीना, दलितों का भी अधिकार छीना जाएगा। अगर पिछड़ों के छीने गए अधिकार पर आंदोलन नहीं होता है, अगर पिछड़ों के छीने गए अधिकार पर उत्तर प्रदेश के सारे ओबीसी इकट्ठा हो करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन नहीं करते हैं, तो यही फार्मूला दलितों के साथ भी अपनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वे सामने आते हैं और कहते हैं कि ट्रिपल टी फार्मूले के हिसाब से चुनाव होगा और एक कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी के निर्णय के बाद, कमेटी की अनुशंसा के बाद चुनाव कराया जाएगा और पिछड़ों को उनका हक दिया जाएगा। हार के डर से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के आरक्षण को फिर से बहाल करने की बात तो कह रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो ईमानदारी से ऐसी बात नहीं कह रही है। वो किसी तरह से बात को लटकाने, मटकाने, झटकाने की कवायद कर रही है। और जहां तक बात महाराष्ट्र और कर्नाटक विवाद की है, वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र में भी है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में अलमारी बांध कृष्णा नदी पर जो कि बना हुआ है, उसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम रोक दिया गया है। और इस बीच दोनों राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र आपस में भिड़ गए हैं। सीमा पर लगभग 829 ऐसे गांव हैं जिन पर कि दोनों सरकारें, कर्नाटक और महाराष्ट्र की दोनों सरकारें अपना अपना दावा करती हैं 829 गांवों पर, और अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सके। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। अब देखा जाएगा कि कमेटी की रिपोर्ट कब आती है और कमेटी के निर्णय को दोनों राज्य मानते हैं या नहीं मानते हैं। पुरानी पेंशन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में बुरी तरह से हार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा था कि रिवाज बदलेगा और राज रहेगा, वह राज नहीं रह पाया और रिवाज ही कायम हो गया हिमाचल में। इसकी सबसे बड़ी वजह पुरानी पेंशन की बहाली बताई जाती है और पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने के लिए सुक्खू सरकार काम भी कर रही है और उन्हें पेंशन दिया जाएगा जिनकी पेंशन छीन गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीन लिया था। जिस तरह से पुरानी पेंशन को लेकर के सभी राज्य के कर्मचारी एकजुट हो गए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल की केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं, उससे भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और इनका शीर्ष नेतृत्व बैकफुट पर आ गया है।
अगर भारतीय जनता पार्टी पुरानी पेंशन को फिर से बहाल नहीं करेगी, सभी राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस के राज्य हों, चाहे वो अन्य पार्टियों के राज्य हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हों, अगर वहां पर पुरानी पेंशन नहीं लागू होगी तो राज्य के कर्मचारी ही सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन बन जाएंगे और ये दुश्मनी 2024 में भी निभाई जा सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुरानी पेंशन के लिए अब पसोपेश में है कि फिर से लागू किया जाए या न लागू किया जाए। उमा भारती के तेवर आए दिन आपने देखा ही होगा कि उनके तेवर किस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ किस तरह से वो बोलती रहती हैं। अभी उनका ताजा बयान लोधी समाज को लेकर के हुआ। नया विवाद यह है कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी की कार्यकर्ता होने की हैसियत से हम आपसे वोट मांगने आते हैं, लेकिन आपको वोट किसे देना है वो आपको निश्चित करना है। आप अपने हितों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हर पार्टी के नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन वोट किसे देना चाहिए वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इशारों में उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और कांग्रेस को जिताना है, और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, और शीर्ष नेतृत्व उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उमा भारती ओबीसी चेहरा है मध्य प्रदेश की, और अगर उमा भारती को नाराज कर दिया जाएगा तो ओबीसी वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल से 1 साल अब रह गए हैं मध्य प्रदेश चुनाव के। तो इस तरह से, और इन्हीं उमा भारती ने कहा था जब इन्हें गंगा परियोजना का मंत्रालय दिया गया था कि अगर गंगा मुक्ति, प्रदूषण मुक्ति योजना में हम कामयाब नहीं होंगे तो हम जल समाधि ले लेंगे। हिंदू धर्म की प्रवक्ता कहें या हिंदू धर्म की मसीहा कहें या हिंदू धर्म की साधु संत सन्यासी कहें, उमा भारती हिंदू और गेरुआ चोले में रंगी हुई हैं, और जिस तरह से इन्होंने गंगा को लेकर के बयान दिया था, इनका मंत्री काल भी कब के बीत चुका है और गंगा आज तक स्वच्छ नहीं हुई है। क्या जल समाधि लेने के लिए उमा भारती जाएंगी? नहीं जाएंगी, क्योंकि ये नेताओं की फितरत है। झूठ बोलना और जुमले बोलना ये नेताओं की फितरत होती है। आज का प्रमुख खबरों का विश्लेषण यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।